हाँ जी, ध्यान दो, सेक्शन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसकी क्या कर रहे हैं, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब वही है कि जो शब्द वहां पे लिखे गए हैं उसको थोड़ा सा उधेड़ा जाएगा और जो गहराई की बातें हैं उसको थोड़ा सा समझा जाएगा कि भैया और क्या क्या चीजें इसमें समझ में आ रही हैं। और तो हमने मोटा मोटा एक बार डिस्कशन कर लिया कि क्या चीजें समझ में आ रही है, उसी चीजों को लिखा है। कई सारी रिपीटिशंस भी होंगी, लेकिन रिपीटिशंस अगर सुन लोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि वो चीज दिमाग में बस जाएंगे, एक तरीके से वो फायदा है। चलो, तो क्या कह रहा है एनालिसिस में कि भैया जो डेफिनेशन देखी आपने सप्लाई की, जो कि कवर था सेक्शन नंबर 7 के अंदर, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। वो तो हमें पहले समझ में आ गया था। मतलब कि इसके अंदर जो डिफाइन किए गए हैं टर्म वो आपके एग्जॉस्टिवली नहीं है। मतलब ये नहीं कि जितना लिख दिया वही मान के बैठ जाओगे, नहीं, दैट आर इंक्लूसिव इन नेचर। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ सप्लाई इन एन इंक्लूसिव मैनर। क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 इलस्ट्रेट द फॉर्म ऑफ सप्लाई। मतलब जो क्लॉज ए में हमने देखे कुछ नाम लिखे हुए थे 7-8, वो क्या थे हमारे, फॉर्म ऑफ सप्लाई थे। ऑल फॉर्म्स सच एज, ठीक है ना, तो फॉर्म ऑफ सप्लाई था। बट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, द सबस्टेंशिएट बाय द यूज ऑफ वर्ड सच एज इन द डेफिनेशन। उस डेफिनेशन के अंदर वर्ड क्या लिखा गया है, सच एज, जिससे पता लग रहा है कि ये कुछ एग्जांपल दिया जा रहा है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज देखो यहां पे और क्या लिखी, जो आपने सेक्शन नंबर 7 पढ़ा, अगर इसको आप आईजीएसटी एक्ट में पढ़ने जाओगे तो ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई है, लेकिन सेक्शन नंबर कहां लिखी है, 20 के अंदर। अपने को कोई ज्यादा इससे मतलब नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आईजीएसटी एक्ट में लिखी होंगी वो सीजीएसटी में नहीं होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो सीजीएसटी में होंगी आईजीएसटी में नहीं होंगी, और कुछ ऐसी भी है जो कॉमन होंगी। ठीक है, तो बस इन्होंने यहां पे रेफरेंस दे दिया उसका कि प्रोविजन ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट हैव आल्सो बीन मेड एप्लीकेबल टू आईजीएसटी एक्ट। मतलब जो ये प्रोविजन है ये सेम टू सेम एप्लीकेबल है किसके ऊपर, आईजीएसटी के ऊपर भी, जो कि लिखा गया है कहां पे, सेक्शन नंबर 20 के अंदर। तो कोई खास ज्यादा ध्यान वाली बात थी नहीं। चलिए जी, अब इसके अंदर घुसते हैं। हमने क्या पैरामीटर्स देखे, तो सेक्शन 7 के अंदर हमने क्या देखा कि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि गुड्स में क्या कवर नहीं होता, मनी और सिक्योरिटीज, तो इसके ऊपर आपका जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मनी का सप्लाई हो रहा है, सिक्योरिटी का सप्लाई हो रहा है, तो वो जीएसटी उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। इसी को पिक्चराइज कर दिया कि सप्लाई जो होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, गुड्स की या सर्विसेज की, उसके अलावा किसी और चीज की नहीं। दूसरा की पैरामीटर्स क्या था इसके अंदर, कि सप्लाई के अंदर क्या होना जरूरी है, कंसिडरेशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या था कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। दीज ऑल 3 आर पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। फिर इसके कुछ एग्जम्पशन आए। क्या एक्सेप्शन आए कि aforesaid parameters describe the concept of supply, however there are few exceptions to second and third parameters। सेकंड कौन सा, कंसिडरेशन वाला, उसका एक्सेप्शन क्या था, क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या कह रहा था कि कंसिडरेशन नहीं भी हो लेकिन शेड्यूल 1 की बात के अकॉर्डिंग आपको उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन ही तो था। और थर्ड पैरामीटर क्या है आपका, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका एक्सेप्शन क्या आया था कि भैया इंपोर्ट करोगे अगर सर्विसेज तो उसमें आपको कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं देखना, वो आपका सप्लाई माना जाएगा। और देखो तो एक्सेप्शन क्या है, शेड्यूल 3 कह रहा है शेड्यूल 1 पूरा लग जाए तो लग जाए, हमें मतलब नहीं, हम तो नहीं मानेंगे इसको। या ऐसा कह लो कि सबसेक्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शेड्यूल 3 भी नहीं माना जाएगा, और गवर्नमेंट की जो पब्लिक अथॉरिटी वाली सर्विसेज होंगी उसके अंदर भी आप उसको सप्लाई नहीं मानोगे। तो पूरा जो सबसेक्शन नंबर 2 है वो क्या है, एक प्रकार का एक्सेप्शन है सबसेक्शन नंबर 1 का। ठीक, चलो, तो वही चीज कह रहा है यहां पे, few exception have been carved out where a transaction is deemed to be supply even without consideration। मतलब कि एक्सेप्शन में पहला क्या आया कि भैया अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी इसको सप्लाई माना जाएगा, जो कि आपके शेड्यूल 1 के अंदर लिखा हुआ था। Similarly, the condition of supply to be made in the course of furtherance of business have been relaxed in case of इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसके अंदर भी रिलैक्सेशन दे दी गई कि आपको उसको सप्लाई मान लेना है, आपको ये नहीं चेक करना कि वो इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं। ओके, फर्दर देयर आर आल्सो केसेस वेयर अ ट्रांजैक्शन इज केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अबव पैरामीटर्स। मतलब सबसेक्शन नंबर 2 कह रहा है कि पूरे पैरामीटर्स भी लग जाएं तब भी आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जिसको कहा गया कि इसको सप्लाई के स्कोप से हम बाहर रखते हैं, मतलब एग्जम्पशन वाली बात। दैट इज देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज वेयर व्हिच आर treated neither a supply of goods nor a supply of service, in other words they are outside the scope of supply। किसकी बात कर रहा है ये, सबसेक्शन 2 की, सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है। जीएसटी लॉ हैज classified certain activities transaction either as supply of goods or supply of services। Government is also empowered to notify transactions that are to be treated as supply of goods or
एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। ये किसकी बात कह गया? पहले तो कह रहा है क्लासिफिकेशन की बात। देखो यहां से लेके यहां तक किसकी बात कर रहा है कि भैया जीएसटी लॉ के अंदर क्लासिफाई किया गया है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। मतलब किसकी बात कर रहा है? शेड्यूल, अरे शेड्यूल 2 की 1A बात करेंगे सबसेक्शन की, तो 1A का शेड्यूल 2 जिसके अंदर बात की जाती है क्लासिफिकेशन की कि भैया इसके अंदर क्लासिफिकेशन है किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। कूल। इसके बाद फिर कह रहा है गवर्नमेंट इंपावर्ड है कि भैया नोटिफाई कर सकती है ट्रांजैक्शंस को कि इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सर्विसेज नहीं मानेंगे, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, गुड्स नहीं मानेंगे। ये किसकी बात कर गया? सबसेक्शन नंबर 3 की, जिसके अंदर ये वाली बात लिखी थी। नाउ इन द सब्सिक्वेंट पैरास the above aspect of supply have been extensively discussed. The discussion have been broadly categorized into the following. मतलब इन्हीं बात की और डिस्कशन की जाएगी। क्या की जाएगी? देखो तो सप्लाई के अंदर इंक्लूड क्या होगा? सप्लाई के अंदर इंक्लूड क्या होगा? सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब 7(1)(a) सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब क्लॉज बी। और सप्लाई विदाउट द कंसिडरेशन जिसके अंदर शेड्यूल 1 की बात की गई थी, मतलब क्लॉज सी। तो ये तो इंक्लूड हो गया कि ये सारी चीजें आपको क्या माननी है? एज अ सप्लाई। एक्सक्लूड में क्या है? पूरा सबसेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर बात की गई है किसकी? शेड्यूल नंबर 3 की, और जहां पे गवर्नमेंट एक्ट करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी उसकी, तो वो आपका एक्सक्लूड है, मतलब इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। और उसके बाद इंक्लूड एक्सक्लूड के परे अगर चले जाएं तो इंक्लूड होने के बाद अपने को अगर क्लासिफिकेशन देखना है तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? शेड्यूल नंबर 2, मतलब एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 1A प्लस शेड्यूल 2। अलग उसी चीज की यहां पे रिपीटेशन हो गई। अब एक एक करके इसको यूज किया गया है। सबसे पहला पॉइंट किसका आ रहा है? सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 7(1)(a। ओके, देखो क्या है? द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई बिगिन विद द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स। जब हमने सप्लाई की डेफिनेशन देखी इसके अंदर तो शुरुआत किससे हुआ था? हेडिंग क्या लिखा है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ, इस तरीके से था, तो इंक्लूसिव नेचर का था। Thus making it clear that CGST Act intends to give an extensive meaning of the term supply. Supply includes all form of supply of goods or services or both. मतलब कि किसी भी तरीके का सप्लाई होगा तो वो आपका इस सप्लाई में कवर हो जाएगा। सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। ये रिपीटेशन हो रही है, यही बात हमने पिछले पेज में भी पढ़ी कि भैया गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है, उसके अलावा होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। वही बात दोबारा लिख दी आगे। द टर्म गुड्स एंड सर्विसेज एज डिफाइंड अंडर द एक्ट हैव बीन एनालाइज्ड बाय वे ऑफ डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज। देखो जी, बड़े अच्छे तरीके से पिक्चराइज कर दिया इन्होंने। कह रहे हैं एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विसेज इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। गुड्स में क्या कहा? मीनिंग क्या है इसकी? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और सर्विसेज की मीनिंग क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। लेकिन एक्सक्लूड क्या करना है आपको? मनी और सिक्योरिटीज। चाहे सर्विसेज की बात हो वहां भी मनी सिक्योरिटीज नहीं आएगी, और चाहे गुड्स की बात हो वहां भी मनी और सिक्योरिटीज नहीं आती। लेकिन अगर गुड्स की बात करें तो कुछ इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? एक्शनेबल क्लेम। क्या था हमने ऊपर समझ लिया, पीछे हमने समझ लिया। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब पेड़ पौधे की बात की जा रही है, जो आपकी फसल वगैरह होती है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, चलिए एक्शनेबल क्लेम के लिए देखो इन्होंने स्टार बनाया। स्टार में क्या लिख रहे हैं? डबल स्टार के अंदर कि भैया एक्शनेबल क्लेम और मनी की डेफिनेशन जो है वो आप ऊपर जाके पढ़ लो, हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और मनी क्या होता है। सर्विसेज में क्या कहा इन्होंने? क्या इंक्लूड हो जाएगा? यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी का मतलब जहां पे कन्वर्जन वगैरह की एक्टिविटी होती है, उसी में देखो और में लिखा है। यूज ऑफ मनी के बाद और में क्या लिखा है? और इसको और डिफाइन करते हुए क्या लिखा है इन्होंने? कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डेनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो ये चीज हमने पीछे पढ़ी थी कि भैया जो करेंसी कन्वर्जन का काम करते हैं ऑब्वियसली बात है उस एक्टिविटी के लिए फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी करना है, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी करना है, इस टाइप की एक्टिविटी के लिए वो कंसिडरेशन चार्ज करते हैं। और वो जो ये सर्विस दे रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर? नाउ इस चीज को इन्होंने बस पिक्चराइज कर दिया, ऑल्दो हम ये भी पीछे पढ़ चुके थे। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल,
ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब देखो यहां पे इतने सारे वर्ड्स लिखे गए, इतने सारे फॉर्म ऑफ सप्लाई लिखे गए हैं, क्या मीनिंग होती है इन सब की, क्या जानना जरूरी है? सेल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, क्या फर्क है सेल में ट्रांसफर में, क्या फर्क है लाइसेंस के अंदर, क्या फर्क है रेंटल के अंदर, क्या ये जानना जरूरी है? तो मीनिंग हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ऑल्दो इसको डिफाइन नहीं किया गया है हमारे एक्ट के अंदर, बट हम इसकी मीनिंग हम मॉड्यूल में भी मेंशन है, ऑल्दो हमें पता भी होनी चाहिए कि भैया मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, इतने सारे वर्ड लिखे हैं तो इनका मोटा मोटा मतलब क्या होता है। कई सारे वर्ड्स का आपको पता है, देखो सेल तो आपको पता है, बार्टर भी आपको पता है, आई गेस एक्सचेंज भी पता होगा। बार्टर क्या हो गया, फुल्ली इन काइंड, एक्सचेंज क्या हो गया, पार्टली इन काइंड, कुछ दिया कुछ लिया और कुछ कैश भी दे दिया, दैट इज एक्सचेंज। बार्टर क्या हुआ, फुल्ली काइंड में एक्सचेंज कर लिया हमने कोई चीज, तो वो बार्टर हो गया। बट स्टिल इसको हमें एक बार समझना है, तो मॉड्यूल के अंदर वो बात भी की गई है कि जितने फॉर्म ऑफ सप्लाई आपके डेफिनेशन में लिखा एटलीस्ट उसकी मीनिंग तो आपको अलग अलग से पता होनी चाहिए। चलिए, तो सप्लाई इंक्लूड्स, ये सारी बातें हो गई, कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। नाउ दो प्रीरिक्विजिट हुए इसके अंदर, पहला कंसिडरेशन, दूसरा कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसको छोड़ते हुए हम पहले बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्म ऑफ सप्लाई इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कहा गया कि काफी सारी वर्ड्स हैं लेकिन कोई भी वर्ड जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट के अंदर, लेकिन हमने क्या किया है, मतलब मॉड्यूल ने क्या किया है कि इसकी डिक्शनरी मीनिंग उठाई है या फिर किसी और एक्ट से मीनिंग उठाई। जैसे कि सेल की बात करें तो सेल कहां पे डिफाइंड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, या और भी कुछ वर्ड्स हैं वो या तो किसी एक्ट में डिफाइन होंगे या कहीं ना कहीं वो डिक्शनरी मीनिंग को उठाते हुए आपको समझाया गया है कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड आ रहा है सेल एंड ट्रांसफर। तो देखो इससे आप क्या समझोगे, सेल और ट्रांसफर से क्या समझोगे, एक बार अपरेंटली बिना पढ़े हुए सेल और ट्रांसफर से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या फर्क समझ में आ रहा है, सेल और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस आ रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, और ट्रांसफर का क्या मतलब समझ में आ रहा है? देखो फर्क समझो, सेल में ये पक्का है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ओनरशिप जो होगी वो चली जाएगी, लेकिन ट्रांसफर में ओनरशिप की बात ही नहीं है, पोजीशन चला जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है, मैं तुम्हें बेचूंगा, तो क्या हुआ, पोजीशन भी जा रहा है और ओनरशिप भी जा रही है, पोजीशन भी जा रहा है और ओनरशिप भी जा रही है। अब तुम इसके मालिक होगे क्योंकि तुमने इसका कंसिडरेशन पे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, सेल। बट अगर मैं कहता हूं कि जी मैं तुम्हें बेच नहीं रहा, मैं सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो मुझे इसको रिटर्न कर देना, तो यहां पे क्या हुआ, पोजीशन ट्रांसफर हुआ, दैट इज ट्रांसफर नॉट सेल। अरे बात समझ में, सेल के अंदर क्या कीवर्ड है आपका कि ओनरशिप खत्म हो जानी चाहिए, ओनरशिप भी आपकी ट्रांसफर होगी, लेकिन ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मेरे हाथ में था वो उसके हाथ में, बट वो उसका मालिक नहीं है, मालिक कौन है, मैं ही। ठीक है, या हो सकता है कि सपोज करो अगर फैक्ट्री से मैंने अपना गुड्स निकाल के अपने किसी गोडाउन में डाल दिया, दैट इज व्हाट, ट्रांसफर। सेल नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ, क्योंकि पोजीशन चला गया इसका किसी के पास। क्लियर है? चलो इसी वर्ड को देखो कैसे लिखा है यहां पे, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म सेल इज द एक्ट ऑफ सेलिंग, स्पेसिफिकली द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एंड टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ प्राइस। मतलब ओनरशिप आपकी जा रही है यहां पे। As per the Sale of Goods Act 1930, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। ये तो इसकी डेफिनेशन इन्होंने उठा के चिपका दी, बट मोटा मोटा मतलब वही है कि भैया यहाँ पे बेचा जा रहा है और ऑब्वियसली बात आपको उसके बदले क्या मिल रही है, कंसिडरेशन मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है उसका कोई ना कोई, जिस पे आपने एग्री किया है कि आप अभी बेचोगे या फिर फ्यूचर में बेचोगे। लेकिन अगर ट्रांसफर की बात करें, अगर ट्रांसफर की बात करें तो क्या लिखा है, The term transfer has been defined in the Black's Law Dictionary as to convey or remove from one place, person, etc. to another, pass or hand over from one to another, specifically to make over the possession or control of। मतलब कि पोजीशन या कंट्रोल को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाया जा रहा है, ये वाली चीज जो है वो क्या है, आपकी ट्रांसफर है। एग्जांपल और देखो, बहुत प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है। पहला एग्जांपल है जो किसके ऊपर है, सेल के ऊपर। कह रहा है क्या, अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर ₹100 टू द बायर। एक शॉपकीपर ने सेल किया पेन 100 रुपए का, किसको, बायर को। आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, ये सेल है आपकी। लेकिन अ कंपनी ट्रांसफर्स गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डेपो फॉर सेल पर्पसेस, दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज नॉट टेकन प्लेस। यहां पे सेल नहीं हुआ लेकिन ये ट्रांसफर है।
अब एक चीज समझो जरा, आपको कहा जा रहा है कि चाहे सेल हो चाहे ट्रांसफर हो, क्या माना जाएगा? सप्लाई। चाहे सेल हो चाहे ट्रांसफर, क्या माना जाएगा? सप्लाई। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया अगर मैं कंपनी का मालिक हूं और मेरे फैक्ट्री से मेरा गुड्स अगर फैक्ट्री से निकल के किसी डिपो में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई। सप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब मुझे क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो मैंने बेचा नहीं, मैं तो बेचा ही नहीं। मैं सपोज दिल्ली के अंदर मेरा फैक्ट्री थी, मैंने उसको भेज दिया मुंबई, भेज दिया कोलकाता, कुछ पार्ट को कहीं भेज दिया, कुछ को कहीं भेज दिया, तो जैसे जैसे मैं भेज रहा हूं उसके बाद मुझे क्या पे करना पड़ रहा है? टैक्स। कल को बिकेगा तो क्या लगेगा? टैक्स। लेकिन इसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी। कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं है। सपोज 100 रुपए का माल था, मैं प्रॉफिट नहीं चार्ज करूंगा अगर मैं अपने ही माल को कहीं और भेज रहा हूं, किसी और डिपो भेज रहा हूं, 100 का 100 का ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब बेचा जाएगा प्रॉफिट तब ऐड होगा, और ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। जब वैल्यू एडिशन होगा तभी तो आपकी जेब से जाएगा, अदरवाइज तो आपकी जेब से जाता ही नहीं है। क्लियर है चीज? तो मुद्दा है, लेकिन सप्लाई क्यों करना पड़ रहा है इसको? ताकि उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे कि भैया बाल बना कहां, गया कहां, बिका कहां, पूरी उसकी ट्रेस रहेगा आपका कि कहां कहां पे इसकी मूवमेंट चल रही है। और उसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आपने देखा था, क्या? ई-वेबल। अगर इस टाइप की ट्रांसफरेबिलिटी में कर रहा हूं तो मैं टैक्स दूं ना दूं, लेकिन क्या चाहिए मेरे को? एक ई-वेबल बनवाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ट्रांसफर भी क्या है? अ काइंड ऑफ सप्लाई। सेल नहीं किया लेकिन तब भी क्या है? सप्लाई। टैक्स आपका लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, बार्टर और एक्सचेंज। बताओ जी, अपरेंटली इससे क्या समझ में आता है आपको? इस वर्ड को अगर आप सुनते हो तो क्या समझ में आता है? बार्टर मींस व्हाट? कुछ हम एक्सचेंज कर रहे हैं विच इज फुल्ली इन काइंड, विच इज फुल्ली इन काइंड, कोई भी सामान के बदले सामान। और एक्सचेंज में क्या फर्क है? कि उसमें क्या हुआ कि मैंने आपसे सपोज एक कार ली, आपको बाइक दे दी, कुछ कैश भी दे दी, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी। मैंने आपसे एक लैपटॉप लिया, आपको एक मोबाइल दे दिया और साथ में कुछ कैश दे दिया, मतलब कुछ एक्सचेंज भी किया है, मतलब पार्टली इन कैश भी है और पार्टली इन काइंड भी है। दैट इज व्हाट एक्सचेंज। और पूरा ही अगर काइंड में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? बार्टर। तो सिंपल सा, कुछ खास नहीं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म बार्टर इज टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी। गुड्स और सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसमें सर्विस भी हो सकता है, बार्टर जरूरी नहीं सिर्फ काइंड होगा। मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, और आपने इसके बदले मेरे कपड़े सिल के दे दिए, अगर आप टेलर हो, मतलब कुछ सर्विसेज के फॉर्म में भी ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये काइंड में ही होगा। Black's Law Dictionary defines the term exchange as an act of giving or taking one thing for another. While barter deals with a transaction which only includes an exchange of goods and services, exchange may cover a situation. Exchange may cover a situation where the goods are paid for partly in goods or partly in money. मतलब exchange के अंदर क्या हो सकता है? पार्टली खेल हो सकता है, लेकिन बार्टर में नहीं होगा। उसके अंदर फुल्ली क्या रहेगा? इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज ही होगा, मतलब वो काइंड में ही होगा। When there is a barter of goods or services, same activity constitutes supply as well as consideration. मतलब अगर मैं बार्टर में भी कोई एक्टिविटी कर रहा हूं तो उस केस में भी वो क्या होगा? आपका सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि आपको उसके बदले जो मिल रहा है वो क्या है? आपका कंसिडरेशन है। तो डेफिनेशन फुलफिल कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। एग्जांपल देखो क्या है। जो पहला एग्जांपल है किसका है? पढ़ के बताना जरा, एक्सचेंज का है या बार्टर का है? When a new car worth 5 lakh is purchased in exchange of an old car along with monetary consideration of rupees 4 lakh paid for the said purchase. 5 लाख की कार खरीदी, पुरानी कार दे दी और 4 लाख रुपए और दे दिए। क्या है ये एक्सचेंज है या बार्टर है? एक्सचेंज है। दूसरा, a doctor got his hair cut from a barber. अच्छा जी, provides him medical consultancy in return. बाल कटवाए और उसके बदले में उसको मेडिकल ज्ञान दे दिया। In this transaction, the doctor provided the medical consultancy services to the barber, for which consideration was in form of the hair cutting services provided by the barber. Similarly, the barber provides hair cutting services to the doctor, for which consideration was in form of medical consultancy services provided by the doctor. मतलब दोनों को कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ मिला है। एक ने बाल काटे तो उसको मेडिकल कंसल्टेंसी मिली, दूसरे ने मेडिकल कंसल्टेंसी दी तो उसके बदले उसके बाल काटे गए। ठीक है, चलिए, दिस इज व्हाट फुल्ली बार्टर। नाउ अगला इंपॉर्टेंट, लाइसेंस, लीज, रेंडल और डिस्पोजल। इन 4 वर्ड का क्या मतलब है? तो लाइसेंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी को यूज करने के लिए उसकी अथॉरिटी दे देना, किसी को परमिशन दे देना। दिस इज काइंड ऑफ लाइसेंस। ठीक है ना, परमिशन दे दिया हमने कि भैया आप ये काम कर सकते हो, तो आपको उसका लाइसेंस मिल गया एक तरीके से। लीज का क्या मतलब होता है? लीज का मतलब क्या है? ओनरशिप नहीं जाएगी, पोजेशन चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? लीज हो गया।
और उसके बाद रेंटल क्या है, एक जनरल मीनिंग क्या समझ में आती है, कुछ भी रेंट पे दे देना। रेंट पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब मशीन भी हो सकती है, लैंड बिल्डिंग हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई और आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसको आपने एक दिन के लिए भी दिया हो, एक महीने के लिए भी दिया हो, डिपेंड, दैट इज रेंटल। और डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, डिस्पोजल वर्ड अगेन ऐसा इंक्लूसिव वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। डिस्पोज ऑफ करना मतलब क्या है कि मेरे से मैंने उसको अलग कर दिया। अलग करने के लिए मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूं, सेल भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं उसको, या उसको खत्म करके कोई नया प्रोडक्ट भी बना सकता हूं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज कर सकता हूं, दैट इज ऑल्सो डिस्पोजल। मेरे पास कोई आइटम था, मैंने उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो भी क्या है आपका डिस्पोजल। देखो जरा क्या कह रहा है, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म लाइसेंस, पहले लाइसेंस बताया गया, इज अ परमिशन ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन द बिजनेस और ऑक्यूपेशन और इन एन एक्टिविटी अदरवाइज अनलॉफुल। मतलब कि भैया किसी को परमिशन दी गई किसी काम को करने के लिए, और अगर वो परमिशन नहीं लेता तो वो काम क्या माना जाता, अनलॉफुल माना जाता। तो इसलिए अगर ऐसा कोई एक्टिविटी है जिसको कि उसको एज अ लाइसेंस ही वो कर सकता है, लाइसेंस होल्डर होगा तभी वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, दैट मींस लाइसेंस इज मैंडेटरी। और वो जो लाइसेंस है वो आपको लाइसेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करता है और वो सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। आगे ब्लैक लॉज डिक्शनरी डिफाइन द डिस्पोजल एज द सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ अ थिंग। डिस्पोजल में काफी चीजें कवर हो गई। डिस्पोजल का मोटा मोटा मतलब क्या है कि अपने आप से अलग कर रहे हो आप उसको, ठीक है। तो डिस्पोजल का मतलब क्या बता रहे हैं कि सेल भी है वो भी डिस्पोजल का ही पार्ट होता है, प्लेज हो गया, गिविंग अवे अपने से अलग कर देना, यूज कर लेना, उसको कंज्यूम कर लेना, या एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ अ थिंग, किसी भी तरीके से उसको अपने से दूर करना है। कंजम्पशन का मतलब वही हो गया कि एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हुए आपने उसको कंज्यूम करके कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो वो भी क्या है आपका डिस्पोजल है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रेंटल, रेंटल का क्या मतलब है जी, is arrangement to rent something or the amount of money that you have paid to rent something, and that of lease, lease का क्या मतलब होगा, is to make a legal agreement by which money is paid in order to use of land, building, vehicle, piece of equipment for an agreed period of time। तो rent और lease कहीं ना कहीं quite similar होते हैं, rent और lease quite similar होते हैं। इसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कहते हैं कि भैया जो लीज होता है वो जनरली बड़े आइटम के लिए होता है और लंबे पीरियड के लिए होता है, और वही जो रेंटल होता है वो कहीं ना कहीं छोटे आइटम के लिए होता है और छोटे पीरियड के लिए होता है। लाइक आप कैब जो होता है वो भी आप रेंट पे लेते हो फॉर अ डे, दैट इज नॉट लीज। लेकिन लीज क्या होगा, जो इन टर्म्स ऑफ यूज होगा कुछ बड़ा अमाउंट होना चाहिए और थोड़ा एक पीरियड भी एक्सटेंसिव होता है एज कंपेयर टू रेंट, बट कहीं ना कहीं क्वाइट सिमिलर टर्म्स है दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए, अंडर द जीएसटी such licenses, lease and rental of goods with or without the transfer of right to use are covered under the supply of services because there is no transfer of title in such supply। मतलब ऑब्वियसली मतलब किसी को लाइसेंस देते तो इसको ना मालिक बना दे, उसको ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ पे आपका कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन स्टिल क्या है ये जीएसटी के अंदर कवर हो जाता है। सच ट्रांजैक्शन आर स्पेशली ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मतलब किसी को लाइसेंस दे रहे तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, लाइसेंस किसी को दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो वो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही होगा, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि शेड्यूल 2 के अंदर इसको कवर किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर इसको डिटेल में बताया गया कि भैया इस टाइप की एक्टिविटी जो होंगी जिसमें कंफ्यूजन है, लाइसेंस क्या कंफ्यूजन का एक पार्ट है, लाइसेंस को हम क्या माने, गुड्स माने सर्विसेज माने, एक्चुअल में कुछ दे नहीं रहे, एक परमिशन ही तो दे रहे, तो उसको क्या कहा गया शेड्यूल 2 के द्वारा कि भैया ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ ओके, as discussed earlier, one of the parameter to qualify as a supply of goods and or supply of services is that a supply is made for consideration. This parameter has been explicated in the following paras। अब इस चीज को ना नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करेंगे। फिलहाल ये समझो कि कंसिडरेशन के ऊपर क्या बात होगी कि भैया हमें कहा गया कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि सप्लाई के अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी है। ये हमारी किस डेफिनेशन में आया था, कौन से सेक्शन में, कौन से क्लॉज में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसने कहा कि कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर किसी ने कहा कि कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा, कौन सा था, क्लॉज सी, क्लॉज सी बी था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हो चाहे ना हो वो आपको सप्लाई में लेना होता है। सी था आपका जो कह रहा है कि भैया शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज होगी तो उसके अंदर कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा। तो ऑल्दो ये चीज आपको पता है बट इसको एक बार रीड करेंगे, फिलहाल नहीं कर रहे, फिलहाल अगेन ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।